जय श्री महाकाल। अपन जो है कोई विद्युत द्विध्रुव है, मान लिया जाए कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, या आपके जो है कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव है, दो स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव है आपके। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव लिया अपन ने, द्विध्रुव समान लंबाई का लिया अपन ने, और इसके मध्य बिंदु से, या इसका मध्य बिंदु हो गया, यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव लिया अपन ने, और ये द्विध्रुव की क्या हो जाएगी आपके अक्ष, द्विध्रुव की क्या हो जाएगी आपके अक्ष हो जाएगी, ये द्विध्रुव की अक्ष हो गई, ये आपके द्विध्रुव अक्ष हो गई। और यहाँ पर अगर अपन लंबवत स्थिति में लेंगे तो इसे अपन निरक्ष कहेंगे, ये निरक्ष हो गई, द्विध्रुव की लंबवत स्थिति हो गई है, और ये द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति हो गई है। द्विध्रुव आपके ए बी है, अपन ने मान लिया जाए कि ये जो द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव जो है ये ए बी है, ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आवेश से विद्युत द्विध्रुव ए बी है, दोनों में समान लंबाई का विद्युत द्विध्रुव ए बी है। ये इसकी जो है द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई यहाँ भी 2a है, और यहाँ पर भी 2a है, विद्युत द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई आपके जो है 2a है, ठीक है ना। तो ये विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से जो है अक्षीय स्थिति में, मान लिया जाए कि r दूरी पर कोई बिंदु P है, या अक्षीय स्थिति है, इससे इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन निकाल चुके हैं, इसको अपन A नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव, अगर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, ये निकालने वाले अपन। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव है, तो इसके मध्य बिंदु से समान दूरी पर एक तो क्या है अक्षीय स्थिति में बिंदु है, और एक निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, मान लिया जाए कि ये निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, ठीक है ना। इसको लंबवत स्थिति भी कहते हैं, इसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, इसको जो है अक्षीय स्थिति को अपन जो है अक्षीय स्थिति, या इसको जो है अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो अगर दोनों इसके मध्य बिंदु से इसकी दूरी भी क्या है r है, और यहाँ पर लंबवत स्थिति में भी क्या है r है, दोनों में समान दूरी पर है, तो इन दोनों स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो है अनुपात कितना होता है, तो अपन उसकी गणना करते हैं। तो यदि विद्युत द्विध्रुव की, यदि विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय, ठीक है, क्या है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में यदि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में r दूरी पर OP बराबर r दूरी पर कोई बिंदु है, कोई या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर r दूरी पर OP बराबर r दूरी पर अनुदैर्ध्य स्थिति में यदि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में OP बराबर r दूरी पर कोई बिंदु है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन इसको क्या लिखते हैं, EA लिखते हैं। तो इसका मान जो है अगर परावर्तन माध्यम लेंगे तो 1/4πε0 K हो जाएगी, और ये आएगी आपके 2P/r³ न्यूटन बटे कूलम, ये इतनी आती है। अपन पहले ही इसको निकाल चुके हैं। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश ए तथा बी पर स्थित है, तो इसकी अक्षीय स्थिति, अक्ष के अनुदिश द्विध्रुव के दोनों आवेशों से जो रेखा गुजरती है, इसको कहते हैं अक्ष, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान आता है वो 1/4πε0 K 2P/r³। यदि वायु या निर्वात लेंगे तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। चाहो तो इसको इधर भी ले सकते थे। अब अपन जो है इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत स्थिति पर, ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, यहाँ पर देखो ये r थी, यहाँ भी r की, अपने दूरी समान रख रहे दोनों में, यहाँ लंबवत स्थिति में लेंगे, इसको निरक्ष भी कहेंगे। द्विध्रुव का क्या कहेंगे, इसको निरक्षीय स्थिति या निरक्ष कहेंगे। तो यदि
द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से द्विध्रुव के मध्य बिंदु से समान दूरी r OP बराबर क्या ये r पर निरक्षीय स्थिति में ठीक है, निरक्षीय या इसे क्या कहेंगे अनुप्रस्थ, या इसको क्या कहेंगे अपन लंबवत स्थिति, क्योंकि ये द्विध्रुव के लंबवत है तो लंबवत स्थिति भी कहेंगे। ठीक है, तो निरक्षीय अनुप्रस्थ या लंबवत स्थिति में ठीक है, लंबवत स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, तीव्रता का मान जो होता है, इसको अपन ने EB नाम दिया। अगर परावर्तन माध्यम K लेंगे तो ये आ जाएगा आपकी 1/4πε0 K इंटू P/r³ न्यूटन बटे कूलम। ये आपकी क्या आएगी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। और ये अक्षीय स्थिति में अगर दोनों में दूरी समान है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दोनों स्थितियों में r दूरी पर अगर बिंदु लिया जाता है, समान दूरी पर लिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती है। अगर आप परावर्तन माध्यम लोगे तो K लग जाएगा, अगर बाह्य अनुपात लेंगे तो यहाँ पर K का मान 1 हो जाएगा। तो दोनों स्थितियों में अगर अनुपात निकालते हैं तो अपन क्या करेंगे EA में क्या करेंगे EB का भाग लगा देंगे, तो दोनों स्थितियों में अनुपात आ जाएगा। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आया था 1/4πε0 K इंटू 2P/r³। और निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में या लंबवत स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अभी हाल अपन निकाला या अपने को ज्ञात है 1/4πε0 K इंटू P/r³ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो 1/4πε0 K से 1/4πε0 K कटेगा और P/r³ से P/r³ कटेगा, तो ऊपर 2 बचेगा और नीचे 1। तो देखो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताओं का अनुपात आएगा वो क्या आएगा 2:1 आ जाएगा। आपके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताओं का अनुपात आएगा वो क्या आएगा 2:1 आ जाएगा। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा 2:1। अगर मैं EB का गुणा देखो इस 2 में कर देता हूं, यहाँ पर जो है अगर अपन इस EB का गुणा 2 में करेंगे तो EA का मान क्या आएगा आपके EA बराबर क्या आएगा 2 इंटू क्या आएगा EB। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के 2 गुने के बराबर होता है। अगर मध्य बिंदु से दूरी क्या समान ली जाती है तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता की डबल होती है। यह अपन ने जो है निकाला। चलो अब अगला जो है अपन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्या आता है आपके जो है विद्युत द्विध्रुव है, मान लिया जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा गया है। अगर अपन ने मान लिया जाए कि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जहां पर विद्युत बल रेखाएं समांतर होती है और समान दूरी पर होती है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है एक समान। तो ये मान लिया जाए कि यहाँ पर ये विद्युत बल रेखाएं समांतर भी है और समान दूरी पर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी एक समान हो जाएगी। तो यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र आपके जो है E है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र E है। इस विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा गया है थीटा कोण पर। यहाँ पर थीटा कोण पर जो है ये विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। आपके विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है, इसके ये वाला तो क्या है आपके एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, दो आवेश है। ये ए पर तो आपके जो है ये माइनस क्यू आवेश रखा गया है, ए पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है और बी पर यहाँ पर जो है प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ये विद्युत द्विध्रुव है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है 2a है।
ठीक है। विद्युत द्विध्रुव जो है, जब दो बराबर किंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। तो इस पर कितना बल युग्म लगता है, बल युग्म आघूर्ण लगता है, इसकी गणना के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो अपन लिख दिया, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा से, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा से कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी, कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी जो है थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है ना, थीटा कोण पर रखा गया है। अब मान लिया कि ये जो विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा से जो है थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। तो इसके दो आवेश हो गया, एक तो ये माइनस क्यू आवेश हो गया और ये प्लस क्यू आवेश हो गया। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, अर्थात द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई जो है वो क्या है? 2a है। द्विध्रुव की जो प्रभावकारी लंबाई जो है वो 2a है। तो देखो, एक तो माइनस क्यू आवेश पर बल लग रहा है इसमें और एक प्लस क्यू आवेश पर बल लगाएगा, क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो अपन जानते हैं माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है, जबकि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है। तो इसके माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर बल जो है, एक तो प्लस क्यू आवेश पर बल और एक माइनस क्यू आवेश पर बल रखा गया है, तब इसके किसके? विद्युत द्विध्रुव के। तब इसके प्लस क्यू आवेश पर बल F1 वेक्टर लिख दे इसको अपन ने। और बल होता है, देखो बल अपन ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा देखी थी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होती है। तो इससे बल निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसका गुणा कर देंगे तो बल आ जाएगा आपके Q0 × E, जहां पर Q0 क्या है? परीक्षण धन आवेश, इसलिए इसको Q0 लिखा। यहाँ पर अपन Q ले रहे प्लस Q आवेश लेंगे तो यहाँ पर क्या लिख दे? प्लस Q आवेश। तो यहाँ पर देखो प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा, इस विद्युत द्विध्रुव के प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो आपके जो है F1 वेक्टर लिख दिया और ये हो जाएगा आपके Q इंटू क्या हो जाएगा? E वेक्टर। Q इंटू क्या हो जाएगा? आपके E वेक्टर हो जाएगा। E वेक्टर क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसमें रखा गया है, तो यह Q इंटू क्या हो जाएगा? आपके E वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। Q इंटू E वेक्टर हो जाएगा। ये F1 जो आपके F1 बराबर क्या होगा? Q इंटू E वेक्टर, ठीक है। तब इसके प्लस Q आवेश पर बल F1 वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के अनुदिश होगा या अनुदिश लगेगा, यानी कि दिशा में लगेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के अनुदिश लगेगा तथा माइनस क्यू आवेश पर बल द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश पर बल जो है वो बल जो है अपन ने F2 वेक्टर मान लिया, ठीक है। ये आपके माइनस क्यू आवेश है, इस पर जो बल लगेगा आपके वो क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा बल। ये अपन ने मान लिया, इसको F2 वेक्टर मान लिया। तो ये भी क्या होगा बोलो? इस सूत्र में मान रखेंगे, ये आवेश यहाँ रख दिया और विद्युत क्षेत्र एक समान जिसमें रखा गया है वो E वेक्टर है। तो क्या आ जाएगा? ये जो बल होगा ये क्या हो जाएगा? Q इंटू E वेक्टर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में इधर लगेगा ये। तो माइनस क्यू आवेश पर बल
F2 वेक्टर बराबर E इंटू F2 वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर लगेगा। ये किधर लगेगा बोलो, ये अनुदिश था, दिशा में था, ये क्या हो जाएगा आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये इधर लग रहा है। तो माइनस Q आवेश पर बल F2 वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों बल देखो, ये आपकी जो है यहाँ पर अगर अपन चेक करते हैं तो दोनों बल जो लग रहे हैं, देखो एक बल तो किधर लग रहा है, देखो इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लग रहा है और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लग रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों बल जो है विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों बल जो है विपरीत दिशा में लग रहे हैं। और इनका अगर अपन परिमाण देखेंगे, अगर दिशा को नजरअंदाज करते हैं और इसका परिमाण देखें QE, इसका भी परिमाण क्या होगा QE, इसका भी परिमाण क्या होगा QE। तो अर्थात कहने का अर्थ है कि इनकी दिशा विपरीत है जबकि परिमाण बराबर है। दिशा विपरीत है, एक ही क्या है बोलो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा में है और एक विपरीत दिशा में है। तो F1 वेक्टर बराबर Q इंटू E वेक्टर तथा F2 वेक्टर बराबर क्या आ रहा आपके Q इंटू E वेक्टर परिमाण में बराबर, परिमाण में क्या है ये, परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में क्या है बोलो विपरीत है। परिमाण में तो बराबर है किंतु दिशा में विपरीत है। अतः इनके कारण, इसलिए इनके कारण परिणामी बल तो क्या होगा शून्य, परिणामी बल क्या हो जाएगा शून्य। इसलिए परिणामी बल तो शून्य होगा। क्या होगा, परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि देखो अपन बराबर इसमें इन दोनों को परिणामी बल निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन परिमाण दोनों का बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो जोड़ने की तो कह रहे हैं, लेकिन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अपने को घटाना पड़ेगा। तो परिणामी बल F जो रहेगा वो F वेक्टर का परिमाण जो रहेगा वो F1 वेक्टर के परिमाण और F2 वेक्टर के परिमाण दोनों के योग के बराबर होगा। लेकिन अपन योग तो कह रहे हैं लेकिन उनकी दिशाएं बराबर है, तो अपन इनको क्या करेंगे बोलो घटाएंगे, एक में से दूसरे का परिमाण क्या करेंगे घटाएंगे, लेकिन दोनों का परिमाण तो क्या होगा बोलो बराबर होगा। F1 का परिमाण भी क्या होगा बोलो, आपके F1 वेक्टर का परिमाण जो रहेगा वो भी क्या होगा QE, और आपके F2 वेक्टर का परिमाण भी क्या होगा बोलो QE। दोनों बराबर होगा तो परिणामी बल क्या हो जाएगा आपके शून्य, दोनों का परिणामी बल क्या हो जाएगा शून्य, क्योंकि दिशाएं विपरीत है यहाँ पर, तो इन दोनों का परिणामी बल तो क्या होगा शून्य। ठीक है, परिणामी बल क्या हो जाएगा शून्य, परिणामी बल का जो परिमाण होगा वो शून्य हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये दोनों बल बराबर किंतु दिशा में विपरीत है। तो देखो इस प्रकार से लग रहे, मान लिया जाए ये पेन है, इस पेन के एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो ये दोनों बल क्या करेंगे, एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे, बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे जो इसको क्या करेगा, घड़ी के कांटे की दिशा में घुमाने की चेष्टा करेगा। ठीक है, ये दोनों बल जो है परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है, तो परिणामी बल का परिमाण तो क्या हो जाएगा शून्य। लेकिन ये दोनों बल जो रहेंगे ये क्या करेंगे, एक प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करेंगे जो इसको क्या करेंगे, घड़ी के कांटों की दिशा में घुमाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो इस प्रकार से इसको घुमाने की चेष्टा करेंगे। परिणामी बल का परिमाण तो शून्य होगा, इसलिए परिणामी बल शून्य होगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं, एक बलयुग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं जो इसे क्या करता है, घुमाना चाहता है, जो निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर, जो
द्विध्रुव को घुमाकर ई वेक्टर की दिशा में मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर लाने का प्रयास करेगा। द्विध्रुव को घुमाकर ई वेक्टर की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। लाने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा? इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ठीक है ना, इस प्रत्यानयन बल का जो मान होता है, ठीक है, ये जो इसको क्या करेगा? घुमाकर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लाएगा, उसका जो मान होता है कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो चलो अपन देखते हैं इस प्रत्यानयन बल का जो मान होगा, ठीक है ना, क्या होगा? इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण या प्रत्यानयन बल का मान, इस प्रत्यानयन बल का आघूर्ण या मान जो होगा वो क्या होगा? एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चलो इसको अपन वही लिखते हैं ताकि जो है अपने जो है देखने में जो है चित्र देखने में सुविधा रहेगी। अपन इसको यही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर चेक करते हैं, यही लिखते हैं इसको नीचे जो है, ताकि अपने जो है यहाँ चित्र में देखने में सुविधा रहेगी। इस प्रत्यानयन देखो ये घुमाकर ये वेक्टर की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। कौन? बोलो, मिलकर एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर, ठीक है ना, द्विध्रुव को घुमाकर ये वेक्टर की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। इसको क्या कहेंगे? प्रत्यानयन। इसे क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसका मान जो होगा, इसका बोलो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, इसका मान अर्थात प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो होगा क्या होगा? कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की क्या हो जाएगी? आपके दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म का मान जो होगा, कोई भी एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होगा? ये बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो अपन जो है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं। तो देखो एक बल तो इधर लग रहा है, आपके ये बल इधर लग रहा था, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के इधर लग रहा था, और ये आपके देखो इधर लग रहा है। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ पर ये हो जाएगी आपके, ठीक है ना। ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये हो जाएगी। इसको ये नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था अपन ने, इसको जो अपन बी नाम दिया था, इसको अपन सी नाम दे देते हैं। इस बिंदु को जो है अपन ने क्या नाम दिया? सी। तो ये दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी? बीसी। कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस बल युग्म आघूर्ण को अपन टाउ से लिखेंगे, और टाउ का मान क्या हो जाएगा? कोई भी एक बल, तो कोई भी एक बल ले लेंगे, तो कोई भी एक बल का परिमाण आएगा, यहाँ ध्यान रखना है ना। कोई भी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, या कोई भी एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो कोई भी एक बल कोई सा भी ले लो, चाहे क्यू ये लो चाहे क्यू ये लो, ठीक है, चाहे बल लो, चाहे ये वाला बल लो, फिर चाहे वो बल लो। यहाँ पर दोनों बल क्या है? समान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल का परिमाण आएगा और दोनों बल क्या है? समान। चाहे आप कोई सा भी बल ले सकते हो, कोई सा भी बल लो, तो ये क्यू ले लिया अपन ने, इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है? बीसी है। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? बीसी। तो टाउ बराबर क्यू इंटू क्या है? आपके बीसी आ गया। टाउ बराबर क्या है? आपके क्यू इंटू बीसी आ गया आपके, ठीक है। चलो देखते हैं, देखिए
तो इस प्रत्यानयन बल का मान या आघूर्ण जो रहेगा, कोई भी एक बल क्या था बोलो QE इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है BC है। तो चलो देखिए अब अपन जो है यहाँ पर अगर ये समकोण त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पर अगर अपन ये वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है देखो ACB में ये वाला जो कोण है 90 डिग्री का है, और ये देखो दोनों समांतर रेखाएं, ये क्या है बोलो समांतर रेखाएं, तो और ये तिर्यक रेखा इनको काटेगी, तो ये वाला कोण क्या रहेगा दोनों में समान, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण कौन से होंगे संगत कोण होंगे, दोनों संगत कोण होंगे। समांतर रेखा कोई भी समांतर रेखाओं को कि दो समांतर रेखा को कोई भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण क्या होते हैं बराबर, तो ये थीटा होगा। तो इस त्रिभुज में ये न्यून कोण थीटा है और ये कोण 90 का है, तो थीटा के सामने का तो ये क्या हो जाएगा आपके लंब, और 90 के सामने का कर्ण हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके आधार, ठीक है आधार हो जाएगा। तो देखो अपने को BC का मान चाहिए इसमें, और अपने को द्विध्रुव की लंबाई ज्ञात है, ठीक है ना, तो आधार अपने को ज्ञात है ना, इसमें अपने जो है आ रहा है, क्योंकि अपने जो है इसमें BC आ रहा है, देखो क्या आ रहा है इसमें BC, तो अपने को किससे मतलब रहेगा आपके, एक तो लंब से मतलब रहेगा यहाँ पर, और एक ये कर्ण से, क्योंकि कर्ण क्या है द्विध्रुव की लंबाई, तो अपन एक तो लंब बटे कर्ण कर सकते हो या कर्ण बटे लंब, लेकिन देखो अगर अपन जो है लंब बटे कर्ण करेंगे तो लंब बटे कर्ण आपके साइन थीटा होता है, जबकि आप कर्ण बटे लंब करोगे तो ध्यान रखना ये क्या हो जाएगा आपके कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। तो अपन क्या करेंगे देखो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण कर लेते हैं, लंब बटे कर्ण यानी BC बटे क्या हो जाएगा आपके AP हो जाएगा, BC बटे AP हो जाएगा। तो देखो आपके समकोण, ठीक है समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में अपन ने क्या किया BC बटे AB किया, आपके BC तो क्या था बोलो लंब, और AB क्या था द्विध्रुव की लंबाई जो कि कर्ण है, और लंब बटे कर्ण क्या होता है आपके त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा होता है। तो अगर मैं BC का मान निकालूंगा तो इसका गुना इस AB का गुना किसमें हो जाएगा बोलो साइन थीटा में, तो BC का मान आपके आ जाएगा AB साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ BC का मान अपन यहाँ रख देते हैं, ठीक है BC की जगह BC का मान क्या लिखेंगे बोलो AB साइन थीटा। तो चलो QE तो ऐसे लिख दिया, बलयुग्म आघूर्ण को अपन टाउ से लिखेंगे, टाउ लिख दिया, बलयुग्म आघूर्ण जो रहेगा उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये QE तो अपन ने ऐसे लिखा, और BC का मान आपके क्या आया 2AB साइन थीटा, ठीक है क्या आया आपके AB साइन थीटा आया, तो अपन ने ये लिख दिया AB साइन थीटा, BC का मान अपन ने यहाँ से रख दिया। लेकिन देखो यहाँ पर QE तो अपन ने ऐसे लिख दिया, और ये देखो AB साइन थीटा, देखो AB साइन थीटा तो ऐसे रहेगा आपके, ये साइन थीटा तो ऐसे लिख देंगे अपन, लेकिन AB अपन ने क्या लिख दी द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई है, ये AB क्या है देखो द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई है जो क्या है 2a, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है उसी द्विध्रुव की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, और इसको 2a से लिखते हैं। तो इसका मान AB का मान क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा वहां पर, तो यहाँ पर अपन 2a लिख देंगे, तो ये AB का मान अपन ने कितना लिखा 2a, AB का मान 2a लिख दिया। लेकिन देखो ये Q इंटू 2a, आपकी ये Q इंटू क्या हो जाएगा 2a, और ये E साइन थीटा ऐसे लिख दिया अपन ने, लेकिन Q इंटू 2a, लेकिन आपके Q इंटू 2a क्या होता है बोलो, Q इंटू 2a क्या होता है, कोई भी एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होता है ये द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है इसको स्मॉल p से लिखते हैं, ठीक है तो इसकी जगह अपन Q इंटू 2a की जगह लिख देंगे P लिख देंगे, तो ये PE क्या हो जाएगा आपके साइन थीटा, P साइन थीटा टाउ बराबर P साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसको अपन सदिश रूप में लिखते हैं तो सदिश रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सदिश रूप में आपके क्या होगा टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है एक सदिश राशि होती है, ठीक है तो ये आपकी क्या है सदिश राशि है, तो टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। चलो अब अपन यहाँ से आगे देखते हैं, यदि अपन जो है अगर यहाँ पर एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव जो रख रहे हैं वो क्या रखा अपन ने एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अगर लंबवत रख दिया, तो देखो अगर अपन ने ये जो टाउ बराबर P साइन थीटा आया इसमें अपन ने क्या किया, ये टाउ बराबर क्या आया टाउ बराबर P साइन थीटा जो आया, यदि टाउ बराबर PE
साइन थीटा में, P साइन थीटा में अपन ने E का जो मान ले लिया, ठीक है ना, E का जो मान ले लिया वो 1 ले लिया। मतलब कहने का ये अर्थ है कि जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली थी अपन ने, ये जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली, ये क्या ले ली, एकांक ले ली, एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया अपन ने, ठीक है। एक एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के किधर रखा बोलो, लंबवत रख दिया, थीटा बराबर 90 डिग्री पे रखा। मतलब अपन ने कहा रखा बोलो, लंबवत स्थिति में रख दिया इसको, ठीक है ना। इसमें यदि टाउ बराबर P साइन थीटा में E बराबर कितना ले लिया, 1 तथा थीटा बराबर कितना ले लिया अपन ने, 90 डिग्री। अर्थात क्या किया अपन ने बोलो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात एकांक तीव्रता की एक समान, एकांक तीव्रता की एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की लंबवत रखा गया है, ठीक है। क्या रखा अपन ने, लंबवत रखा, ठीक है। द्विध्रुव को क्या किया अपन ने, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी, ई वेक्टर जो थी, उसके क्या किया अपन ने, इस द्विध्रुव को क्या कर दिया, लंबवत रख दिया। विद्युत द्विध्रुव को क्या कर दिया अपन ने, लंबवत रख दिया। इस एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के क्या कर दिया अपन ने, लंबवत रख दिया इसको, द्विध्रुव को। अर्थात जो कोण आया था वो थीटा का जो मान आया वो कितना हो गया अपने पास में, 90 डिग्री। तो देखो आपके साइन अपन क्या लेंगे बोलो, 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपके। तो टाउ बराबर P साइन थीटा में अगर मान रखेंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, P, इसका मान भी 1 हो जाएगा। देखो अपन ने एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा, तो इसका मान भी 1, और साइन 90 लिखेंगे और साइन 90 का मान भी कितना हो जाएगा आपके, 1 हो जाएगा। साइन 90 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P, टाउ बराबर P हो जाएगा। यहाँ पर टाउ और P क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन देखो साइन 90 का मान अधिकतम होता है। आपके देखो साइन थीटा में अगर थीटा का मान 0 ले, 30 ले, 45 ले, 60 ले और 90 ले, तो आपके साइन थीटा में अगर अपन देखते हैं कि साइन 0 लेंगे, यहाँ पर यहाँ 0 लेंगे तो 0 का 0 आएगा, यहाँ 30 लेंगे तो आपके जो है 1 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 45 लेंगे तो 1 बटे √2 आ जाएगा, 60 लेंगे तो √3 बटे 2 आ जाएगा, और 90 लोगे तो 1। तो जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, तो ये साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, ठीक है, और 90 पर क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। तो अगर अपन लंबवत लेंगे तो इस द्विध्रुव पर जो बलयुग्म आघूर्ण लगेगा वो क्या रहेगा, बलयुग्म जो लगेगा, प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण जो लगेगा वो क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। तो इस स्थिति में टाउ क्या लिखेंगे बोलो, टाउ मैक्सिमम, ठीक है। अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण जो रहेगा वो किसके बराबर होगा बोलो, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत अगर किसी द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण लगता है टाउ, ठीक है ना, अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण लगता है, और वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यहाँ से परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव जो होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव जो है उस अधिकतम प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, जो किसी एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत रखने पर उस पर जो लगता है उसे क्या कहेंगे, आपके जो है विद्युत द्विध्रुव। यानी कि क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, किसी विद्युत द्विध्रुव का किसी विद्युत द्विध्रुव ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, उस अधिकतम प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम प्रत्यानयन
बल युग्म प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है ना, एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत रखने पर लगता है, ठीक है ना, लगता है। ये आपकी क्या हो जाएगी द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर, देखो ध्यान दो यार, साइन थीटा बराबर 1 लेंगे, देखो साइन थीटा बराबर 1 लेंगे तो 90 लिया अगर कोण, तो यहाँ पर देखो साइन 90 का मान जो है अधिकतम रहेगा, सभी कोणों में 90 का मान क्या होता है, इसमें अधिकतम होता है। तो देखो इसका मान क्या रहेगा आपके अधिकतम, ठीक है। और विद्युत शक्ति तीव्रता तो अपन ने क्या ले ली 1, ठीक है। तो इसका मान अधिकतम, तो इसका मान क्या हो जाएगा अधिकतम, तो ये अधिकतम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा। आपकी बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा। तो आपके द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर हो जाएगा, जो एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के विद्युत द्विध्रुव को लंबवत रखने पर लगता है, उस अधिकतम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये अपन ने इसके आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो है परिभाषा भी दे दी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दे दी। और एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव जो है थीटा कोण पर रखा गया है तो उस पर जो है कितना बल युग्म आघूर्ण लगता है, इसकी गणना भी अपन ने कर ली। देखो ये विद्युत द्विध्रुव जो है एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, तो उस पर अधिकतम बल युग्म आघूर्ण का जो मान होता है वो टाउ बराबर क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण का मान तो साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और अधिकतम बल युग्म आघूर्ण की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपके P के बराबर होगा, अधिकतम तो P हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 लेंगे, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा अधिकतम, तो अधिकतम बल युग्म आघूर्ण तो टाउ बराबर P हो जाएगा, टाउ बराबर P हो जाएगा आपके, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसके आधार पर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देंगे, अगर इसके आधार पर अपन जो है द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देंगे तो वो क्या हो जाएगी आपके, इसके आधार पर द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है, जो उस द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लंबवत रखने पर लगता है, उससे ही क्या कहेंगे अपन द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। जय श्री राम।